Hello students and welcome back to our channel Indore Judicial Academy which is a venture by Devi Ahilya Academy. जैसे कि आप सभी को पता है हमने आप सभी के लिए राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और इस क्रैश कोर्स का जो करंटली सब्जेक्ट अभी हम कवर कर रहे हैं दैट इज राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, क्योंकि एक लोकल लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ऐसे स्टूडेंट्स जो दूसरे स्टेट से उनसे ज़्यादा हाइक चाहिए, उनसे मार्क्स में जो है ज़्यादा स्कोर करना है अगर आपको, तो लोकल लॉज या जो एडिशनल लॉज हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है दूसरे स्टेट्स में, उनको आपको कवर करना ही होगा। एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर अगेन, अगर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं शायद वो अवेयर नहीं होंगे इस बात से कि द टेंटेटिव डेट्स हैव बीन चेंज दैट इज 23 जून। ये बार बार मैं आपको इसलिए याद दिलाती हूँ कि सफिशिएंट टाइम में आराम से पढ़ सकते हो, बिल्कुल टेंशन मत लो। और ये इस क्रैश कोर्स के टाइम पर मैं आप हमारी जो पूरी टीम है, इस इंदौर जुडिशियल एकेडमी की पूरी टीम आपको इतने पूरा जो आपका एक्ट है, सारे जितने भी एक्ट्स हैं उन सबको इस तरह से पढ़ाएंगे कि सिर्फ आपको उतना रेलेवेंट ही प्रोविजन पढ़ना होगा, बहुत जो इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ना है। पूरा बैठ के जितना आई नो इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में पढ़ पाओ, इसीलिए जितना रेलेवेंट पार्ट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं या कंटेंट है, हम सिर्फ उसी को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी बैरेट उठा लीजिए, एक हाईलाइटर पेन या जो भी आपको ठीक लगता है वो ले लीजिए, क्योंकि इस क्लास के दौरान मैं आप लोग को हाईलाइट या मार्क करवाने वाली हूँ जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से प्री के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अब हम। तो देखिए चैप्टर 1 एंड 2 की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो चैप्टर 1 एंड 2 में ऑलरेडी आप सभी को करा चुकी हूँ। चैप्टर 1 एंड 2 हम फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम कवर कर चुके हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने चैप्टर 1 एंड 2 का फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो नहीं देखा है, तो हमारे इसी चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चलिए तो क्विकली स्टार्ट करते हैं हम दिस पार्ट। चैप्टर नंबर जो 3 है बेसिकली, ओके, दिस डील्स विद द टेनेंसी। बेसिकली अलग अलग प्रकार की जो टेनेंसी है, जैसे लिमिटेड पीरियड टेनेंसी है, टेनेंट्स को कैसे एविक्ट, जो प्रोसीजर वगैरह है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में दी गई है। ठीक है, किन ग्राउंड्स पे टेनेंट को एविक्ट किया जा सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सेक्शन नंबर 8, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, वेट फॉर अ सेकेंड, ठीक है। सो एज आई सेड ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 8 अगर मैं बोलती हूँ, सेक्शन नंबर 8 बात करता है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी के बारे में। यानी इसको मैं थोड़ा सा क्रक्स बता देती हूँ। बेसिकली टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड है वह आपस में डील करते हैं कि भाई मैं 3 साल के लिए या इतने समय के लिए ही आपको ये जो प्रीमाइसेस है वो दूंगा, ठीक है, इसके बाद आपकी टेनेंसी खत्म हो जाएगी। इतने ही लिमिटेड टाइम के लिए ही वो आपस में एग्री करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहली कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है कि लैंडलॉर्ड जो है कि रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए दे सकता है। पहली चीज तो वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, सो रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए ही इसको दिया जाता है। यहाँ पर आप ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ये नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए नहीं दिया जाता। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा लाइटन कर लेते हैं। हाँ, सो a landlord may let out the premises for residential purposes for a limited period not exceeding 3 years। यहीं पर दो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। सबसे पहले तो क्या कि रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए ही लिमिटेड पीरियड टेनेंसी दी जाती है और मैक्सिमम 3 साल के लिए आप लिमिटेड पीरियड टेनेंसी दे सकते हो। ठीक है, अब इन सच केसेस जो लैंडलॉर्ड है और जो भी प्रपोज टेनेंट है, क्योंकि भाई अभी टेनेंट बना नहीं है, अभी आपको जो है एक रेंट ट्रिब्यूनल के सामने इस बात को रखना पड़ेगा, एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी। तो लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है वो एक पिटीशन फाइल करते हैं, किसके सामने करते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल के सामने करते हैं। उनसे परमिशन सीख करते हैं कि वो दोनों मिलकर जो है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी में एंटर करना चाहते हैं। और परमिशन कैसे देता है रेंट ट्रिब्यूनल, यहाँ देखिए, एक सर्टिफिकेट इशू करके, ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन। ये सर्टिफिकेट क्या होता है कि जब ये 3 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो भाई आप इसको एग्जीक्यूट करा के उस व्यक्ति को, उस टेनेंट को बोल सकते हो कि आपका जो ड्यूरेशन है वो
खत्म हो गया है। तो अगेन क्या किया जाएगा, लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, ये क्वेश्चन बन सकता है, किसके सामने पिटीशन पेश की जाएगी, रेंट ट्रिब्यूनल के सामने। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल जो है तुरंत इमीडिएटली जो है परमिशन ग्रांट करेगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा। ठीक है, और इस सर्टिफिकेट को जो है 3 साल खत्म होने के बाद ही एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, उससे पहले नहीं। यानी 3 साल के बाद ही आप उस टेनेंट को एविक्ट करा सकते हो, सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब however such permission shall not be granted for more than 3 times for the same premises। यानी कि जैसे मान लीजिए एक्स कोई premises है, कोई घर है, इसको 3 बार से ज्यादा आप लिमिटेड पीरियड के लिए रेंट पे नहीं दे सकते। यानी लैंडलॉर्ड जो है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी सिर्फ 3 बार ही क्रिएट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसका ये वाला प्रोविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को आपने लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्रिएट करी। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं इस चीज को बेसिकली। ठीक है, कि 1 जनवरी को आपने जो है ये टेनेंसी क्रिएट करी 2024 में। अब 1 जनवरी 2027 को ये खत्म हो जाएगी, आपकी जो टेनेंसी है ये एक्सपायर हो जाएगी। इसके बाद 6 महीने के अंदर यानी 31 जून तक आपको जो है इसको एग्जीक्यूट कराना है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट और सच सर्टिफिकेट बिकम्स एग्जीक्यूटेबल। कब से एग्जीक्यूटेबल हो रहा है, ये 1 जनवरी से हो जाएगा। 3 साल जैसे ही खत्म होगा ये एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। तो इस 3 साल के बाद 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपको एग्जीक्यूट करवाना है, अदरवाइज इसका कोई यूसेज नहीं रहेगा। 6 महीने इसका लिमिटेशन पीरियड है इस सर्टिफिकेट, रिकवरी सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट कराने का। तो देखिए सेक्शन नंबर 8 से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्विकली हम याद करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो लिमिटेड पीरियड टेनेंसी किस सेक्शन में दी गई है, तो देखिए सेक्शन नंबर 8 में दी गई है। दूसरी चीज क्या करना पड़ेगा इसके लिए, लैंडलॉर्ड और जो टेनेंट है वो रेंट ट्रिब्यूनल के सामने पिटीशन फाइल करेंगे। अधिकतर जगहों पर आपको रेंट ट्रिब्यूनल ही देखने को मिलने वाला है। ठीक है, रेंट ट्रिब्यूनल ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है कितने समय के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, आपका 3 साल के बाद हो जाएगा। कितने बार, कितने मैक्सिमम टाइम्स जो है आप इसको दे सकते हो, 3 टाइम्स ही। यानी लिमिटेड पीरियड टेनेंसी सिर्फ 3 बार के लिए दी जा सकती है। तो 2 बार आपने देख लिया, 3 इयर्स के लिए दी जा सकती है और 3 बार ही दी जा सकती है, ये आप क्विकली याद कर सकते हो। और लास्टली जो है 6 महीने इसका लिमिटेशन पीरियड है। 3 साल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर जो सर्टिफिकेट है जो आपको मिला है रेंट ट्रिब्यूनल से उसको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 8। आगे बात करते हैं एविक्शन ऑफ टेनेंट्स। काफी ज्यादा लाइक आप जैसे मैं बोलती हूँ आप इसमें काफी सारे स्टार मार्क कर सकते हो एविक्शन ऑफ टेनेंट्स के ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, notwithstanding anything contained in any other law or contract but subject to other provisions of this act, रेंट ट्रिब्यूनल शेल नॉट ऑर्डर एविक्शन ऑफ टेनेंट्स अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट। यानी जनरली ये कहना चाह रहा है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल है वो जनरली एविक्शन ऑर्डर नहीं करेगा। एक टेनेंट का, एक किराएदार का जो है एविक्शन नहीं हो सकता। सिर्फ ये जो ग्राउंड्स इस पे मेंशन है वो उन्हीं के आधार पर जो है टेनेंट का एविक्शन हो सकता है। एक बात यहाँ ऐड करना चाहूंगी मैं, जैसे और भी स्टेट्स में रेंट कंट्रोल एक्ट वगैरह होते हैं, एमपी का भी एमपी रेंट कंट्रोल एक्ट। ठीक है, बट यहाँ के अगर मैं बात करती हूँ बेसिकली एमपी अकोमोडेशन एक्ट है, तो ये बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर यहीं पर सारी चीजें आप इस सेक्शन में से समझ जाओगे, प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, द फर्स्ट ग्राउंड, जिस ग्राउंड पर जो है टेनेंट का एविक्शन हो सकता है कि टेनेंट हैज नाइदर पेड नॉर टेंडर्ड द अमाउंट ऑफ रेंट, यानी कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। पहला ग्राउंड क्या हो गया, नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। कब तक नहीं दिया, 4 महीने के लिए। 4 महीने हो गए हैं भाई, 4 महीने से अभी तक रेंट पे नहीं किया गया है, तो दिस इज दी फर्स्ट ग्राउंड। ठीक है, याद रखना पहले तो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अच्छा, सब क्लॉज से भी क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट का सेक्शन, सब सेक्शन कौन सा है, तो 9A। सबसे पहला तो भाई क्या बोलते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम किस जो क्लॉज है वो किस बारे में बात कर रहा है, पैसे ही नहीं दिया आपने, 4 महीने हो गए, 4 महीने से पैसा नहीं दे रहे, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको तो लैंडलॉर्ड निकालेगा ही ना। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है ना। ये 2 प्रोविजंस जो दिए हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर रहे हैं। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है, सबसे पहला आप जो लैंडलॉर्ड है, यहाँ पर क्या बोला गया है, लैंडलॉर्ड ने अगर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर ही नहीं बताया है, ठीक है, और साथ ही साथ में बैंक का नाम ही नहीं बताया, उसी म्युनिसिपल एरिया का बैंक का नाम ही नहीं बताया है, तो सामने वाला आपको पैसा कैसे देगा।
ठीक है, अगर आपने रेंट एग्रीमेंट के अंदर में या नोटिस के थ्रू अपना बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम नहीं बताया है तो आप डिमांड नहीं कर पाओगे रेंट। तो पहली चीज क्या है, ये लैंडलॉर्ड को ये ग्राउंड एविक्शन का तब मिलेगा जब लैंडलॉर्ड ने बैंक अकाउंट नंबर और बैंक नेम बताया हो अपना, या तो एग्रीमेंट में या नोटिस के थ्रू किसी भी तरह से। दूसरा ग्राउंड क्या है, इस अगर आपको ये ग्राउंड पे एविक्शन करवाना है टेनेंट का तो सबसे पहले आपको जो है एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, टेनेंट को जो एक रजिस्टर्ड पोस्ट या एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई पैसा दे दो, इतना समय हो गया है ना। तो उससे आप पैसा डिमांड करोगे। और जैसे मान लीजिए आपने 1 जनवरी अगेन 2024 को नोटिस दिया तो 30 दिन तक, 1 जनवरी के बाद 30 दिन तक जो है उसके बाद ही आप इसकी पिटीशन फाइल करोगे। 30 डेज, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये 30 डेज इंपॉर्टेंट है। यानी 1 जनवरी को अगर आपने नोटिस दिया है तो 30 दिन के बाद ही आप एविक्शन की पिटीशन फाइल करोगे कि मैंने नोटिस भी दिया, 30 दिन भी निकल गए, अभी भी सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है। तो 2 ग्राउंड्स हैं जो फुलफिल करने पड़ेंगे, 2 कंडीशन है फुलफिल करने पड़ेगी नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के लिए। सबसे पहला तो आपको बैंक अकाउंट नंबर बताना है आपका, ठीक है, और बैंक नेम बताना है। दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, सबसे पहले कि भाई आपको नोटिस सर्व करना है सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देख लो एक चीज, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द रेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन टेंडर्ड व्हेन द सेम इज रेमिटेड थ्रू। अगर आपने लैंडलॉर्ड को मनी ऑर्डर के थ्रू अगर पैसा दे दिया है, ठीक है, या तो और हैविंग डिपॉजिट या रेंट अथॉरिटी के सामने पैसा जमा कर दिया। ये बाद में ऐड हुआ है क्योंकि रेंट अथॉरिटी जो है 2017 से आई है। ठीक है, रेंट अथॉरिटी को 2017 के अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है, तो इस बात का ध्यान रखें। या तो आपने जो है मनी ऑर्डर के थ्रू दे दिया है या लैंडलॉर्ड को या रेंट अथॉरिटी के पास जमा कर दिया गया है, तो मान लेंगे पैसा आपने जमा कर दिया, रेंट आपने पे कर दिया है, फिर इस ग्राउंड पे एविक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज, अगर आपने कोई सब्सटैंशियल डैमेज कॉज कर दिया, अगर जो टेनेंट है उसने जानबूझकर जो है या तो कोई डैमेज क्रॉस कर दिया, जैसे कि 2 रूम्स थे उसकी एक बीच की दीवार तोड़कर एक कमरा बना दिया आपने इस तरह से, ऐसा कुछ भी, या तो कुछ नुकसान कर दिया, तोड़ा फोड़ी कर दी घर उस प्रेमाइसिस के अंदर में, तो बिल्कुल इस ग्राउंड पे एविक्शन हो सकता है। या टेनेंट ने विदाउट द परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड मेड और परमिटेड टू बी मेड एनी कंस्ट्रक्शन, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, जैसे अभी यही वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक कमरे के 2 पार्ट्स बना दिए, 2 रूम्स बना दिए, जिससे उसका जो एक्चुअली प्रेमाइसेस है उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, जो भी है, आपने मटेरियल कंस्ट्रक्शन किया उस प्रेमाइसेस में लेकिन आपने लैंडलॉर्ड से परमिशन नहीं ली है। ठीक है, तो इस ग्राउंड पर भी एविक्शन हो सकता है। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज, आपने न्यूसेंस मचा रखी है, क्रिएटेड अ न्यूसेंस, अगेन न्यूसेंस मचा रखा है, बहुत ज्यादा हंगामा, या इस तरह से सामने वाला जो आपका लैंडलॉर्ड है वो बहुत परेशान हो गया है, या आपने इनकंसिस्टेंट कोई भी एक्ट कमिट किया है, जैसे कि बेसिकली अगर देखा जाए जिस पर्पस के लिए आपको टेनेंसी दी गई थी वो पर्पस ना करते हुए आप दूसरा काम कर रहे हैं, है ना, आपको जिस पर्पस के लिए आपको रहने के लिए दिया गया था आप दूसरा काम कमिट कर रहे हो, तो इस ग्राउंड पर भी आपका जो है एविक्शन हो सकता है। तो न्यूसेंस और इनकंसिस्टेंसी दोनों एक ही क्लॉज के अंदर दिए गए हैं। फिर द टेनेंट हैज असाइंड और सबलेट, ये ध्यान रखना, बिना परमिशन के, या तो आपने अपना जो रूम है, जो प्रेमाइसेस है, वो किसी और को सबलेट कर दिया, आपने लैंडलॉर्ड से परमिशन ना लेते हुए कि भाई चलो 10,000 का आपने लिया था, अपने 11,000 में किसी और को सबलेटिंग कर दी, चलो 1,000 का फायदा होगा, इस तरह से, है ना। तो अगर आप ऐसे करते हो बिना लैंडलॉर्ड की परमिशन के, होल या यानी कोई से भी पार्ट में भी अगर आप ऐसा करते हो उसकी बिना परमिशन के, तो देन अगेन इट इज अ ग्राउंड फॉर एविक्शन। इसके बाद द टेनेंट हैज रिनाउंस्ड हिज कैरेक्टर और सच, मतलब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड का टाइटल ही डिनाई कर रहा है, ये अपने आप में एक मेंस का भी क्वेश्चन बनता है, डिनाइल ऑफ टाइटल, है ना। तो ये ध्यान रखो, अगर लैंडलॉर्ड का टाइटल ही डिनाई कर रहा है कि भाई ये तो लैंडलॉर्ड ही नहीं है, इसको पैसा मैं नहीं दूंगा, या किसी भी तरह से, है ना, तो डिनाइल ऑफ टाइटल अगेन इज अ ग्राउंड ऑफ एविक्शन। अब देखो, द प्रेमाइसेस वर लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस, यानी रहने के लिए दिया गया था वो प्रेमाइसेस, लेकिन अब सामने वाला व्यक्ति जो है इसको पूरी तरह से उसमें कोई बिजनेस कर रहा है, कोचिंग खोल ली उस प्रेमाइसेस ने, रहने के लिए घर दिया था, अब आप कमर्शियल पर्पसेस कर रहे हो, कोई फैक्ट्री टाइप छोटा सा खोल लिया, वहां पर वर्क चालू कर दिया, होली या पार्शली, है ना। तो रेसिडेंशियल पर्पसेस को अगर आपने कमर्शियल यूज में ले लिया है तो भी इट इज अ ग्राउंड फॉर एविक्शन। ठीक है, देन
अब मान लीजिए जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि क्वार्टर्स वगैरह या रूम वगैरह जो सर्वेंट्स को जो है अधिकतर लोग जो है अलग से क्वार्टर दे देते हैं कि आप जब तक यहाँ काम कर रहे हो आपको सुबह शाम यहीं रहना है, तो हम आपको एक क्वार्टर अलॉट कर देते हैं, है ना। अब उस सामने वाले व्यक्ति की जो है एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है, या किसी भी रीजन से अगर हमने किसी व्यक्ति को एक प्रेमाइसिस दिया है जस्ट क्योंकि वो उस एम्प्लॉयमेंट में है, वो जॉब वो कर रहा है, अगर उसकी जॉब खत्म हो जाती है, ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, रिटायर हो जाता है, जो भी है, ठीक है, तो भी जो है उस व्यक्ति का एविक्शन हो सकता है, क्योंकि उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो सीज हो चुकी, सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये ध्यान रखें। नाउ आई बात करता है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, रेसिडेंशियल वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोनाफाइड रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, लैंडलॉर्ड को जो है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए, उसकी फैमिली के, या तो उसके लिए खुद के लिए कि भाई मुझे रहने के लिए जगह घर चाहिए उस एरिया में, अब मेरे पास और कोई घर ही नहीं है, या उसकी फैमिली वालों को रहने के लिए चाहिए, ठीक है, या कोई काम करने के लिए चाहिए। देखो ऑक्यूपेशन भी हम लिख सकते हैं, दोनों को यहाँ मर्ज कर दिया, रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस। जैसे एमपी में जो है सेपरेटली दिया गया, यहाँ पर रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल पर्पसेस को साथ में दे दिया है कि रहने के लिए या काम करने के लिए वो प्रेमाइसिस उसको चाहिए था, लैंडलॉर्ड को खुद के लिए चाहिए हो या उसकी फैमिली के लिए चाहिए हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसके लिए आपने वो प्रेमाइसिस ले रखा था, ठीक है, कोई किसी के लिए भी अगर ले रखा था, ठीक है। बस इसमें जो प्रोविजन है दैट इज इंपॉर्टेंट, provided that where decree of eviction from any premises is sought by the landlord under clause 1, he shall be prohibited from letting out the same to any other person within a period of 3 years। ये बात को ध्यान रखना है। देखो ये है इसकी आर्ट, ये मतलब बहुत खूबसूरती है कि इन्हें यहाँ बताने के साथ कि अगर कोई व्यक्ति को इस ग्राउंड पे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ग्राउंड पे अगर लैंडलॉर्ड को उसका प्रेमाइसिस मिलता है, ठीक है, अगर प्रेमाइसिस मिलने के बाद 3 साल तक जो है वो लैंडलॉर्ड किसी और को जो है किराए पे नहीं दे सकता। भाई तुमने अपनी जरूरत के लिए लिया था तो उसको यूज करो, है ना। ये बेसिकली इसलिए ताकि किसी टेनेंट को परेशान नहीं किया जाए जबरदस्ती कि आपने बोल तो दिया कि मुझे जरूरत है खाली कर दो और फिर किसी और को दे दिया क्योंकि कोई और ज्यादा रेंट दे रहा था, इसलिए आपने ये सोचकर किसी और को दे दिया और इसको निकाल दिया। तो टेनेंट के जो इंटरेस्ट है उसका अफेक्ट ना हो, इसलिए ये डाला गया है बेसिकली कि अगर लैंडलॉर्ड बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ग्राउंड पर एक प्रेमाइसिस को लेता है तो 3 साल तक किसी और को लेट आउट नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है 3 साल के पहले ही अगर किसी और किराएदार को दे देता है तो जो टेनेंट है ही शैल बी एंटाइटल्ड फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पोजेशन, यानी एक वो पिटीशन रेंट ट्रिब्यूनल के सामने फाइल करके अपनी पोजेशन को रिस्टोर कर सकता है। आगे, या तो टेनेंट को जो है ने खुद बना लिया है या कोई उसको बेटर जो भी है प्रेमाइसिस अलॉट कर दी गई है बाय द लैंडलॉर्ड और समबडी एल्स, मतलब उसको उसके रहने के लिए और कोई प्रेमाइसिस मिल चुकी है या उसने खुद बना ली है, तो इस ग्राउंड पे भी निकाला जा सकता है, ठीक है। अब ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मंथ याद रख लो, 6 महीने हो गए आपको किराए पे दिए हुए वो प्रेमाइसिस, लेकिन आप बिना किसी प्रॉपर कारण के उसमें रह ही नहीं रहे हो, उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, 6 महीने हो चुके हैं, वो ऐसा ही पड़ा हुआ है। अगर आपने कमर्शियल पर्पस के लिए लिया था तो वो भी नहीं कर रहे हो, रहने के लिए लिया था तो रह भी नहीं रहे हो, तो भी इस ग्राउंड पे एविक्शन हो सकता है। ड्यूरेशन याद रखिए 6 महीने हो चुके हैं, कंटिन्यूसली 6 महीने हो चुके हैं, उसके बाद ही आप पिटीशन फाइल करेंगे। देन कोई अथॉरिटी ने बोला है कि भाई इस जगह पर जो है बहुत ओवर क्राउडिंग हो रही है, इसको कम किया जाए, इसको खाली किया जाए, ठीक है। तो अगर अथॉरिटी के कहने पर जो है ओवर क्राउडिंग को अबेट करने के लिए भी जो है टेनेंट्स का एविक्शन हो सकता है। अगर कोई बिल्डिंग वर्क कैरी आउट करना है, अब इसमें 2 चीजें बताई हैं इसमें एम में, ठीक है। कैसी बिल्डिंग वर्क, मान लो अगर गवर्नमेंट की, स्टेट या लोकल अथॉरिटी की कोई स्कीम आई है कि भाई यहाँ पर ये काम करवाना है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कोई पार्क बनना चाहिए, XYZ कंस्ट्रक्शन, कोई काम डेवलपमेंट कोई स्कीम आई है ना, तो उस ग्राउंड पर भी एक टेनेंट को पहले निकालना ही पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा, तो बिल्कुल निकालना पड़ेगा। या जो प्रेमाइसेस है वो अनसेफ हो चुका है, भाई छत गिरने वाली बहुत जर्जर हो चुकी है, तो भाई जब तक टेनेंट को निकालोगे नहीं वहां पर काम नहीं हो सकता, अनसेफ हो गया है, वो काम करवाना ही पड़ेगा वरना टेनेंट के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा। तो इन ग्राउंड्स पर भी जो है बिल्डिंग वर्क के लिए जो है टेनेंट का एविक्शन बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए सेक्शन 9 में हमने पढ़े ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन, अलग अलग ग्राउंड्स पूरे ऑर्डर में। देखिए सब क्लॉज का भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, सारे अच्छे से याद कर लें आप सभी, जितना अंडरलाइन करा ये वर्ड भी अगर आप याद कर लोगे दैट विल बी सफिशिएंट।
अब बात करते हैं राइट ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन इन सर्टेन केसेस। अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे लैंडलॉर्ड को इमीडिएटली उस प्रेमाइसिस की जरूरत पड़ती है कि भाई इतना वेट नहीं कर पाएंगे कि हम पिटीशन फाइल करेंगे, कुछ महीने रुकेंगे, बहुत महीनों तक, साल भर रुकेंगे या ऐसा है, उसके बाद हम प्रेमाइसिस लेंगे। कुछ सिचुएशन में लैंडलॉर्ड को इमीडिएट पोजेशन मिल सकता है। तो कौन सी है वो सिचुएशन, देखिए सबसे इसका आप ये समझ लो सबसे पहला ये क्लॉज 1 में बात कर रहा है लैंडलॉर्ड कब रिकवर कर सकता है। पहला जो क्लॉज है वो बात कर रहा है लैंडलॉर्ड कब रिकवर कर सकता है। तो अगर वो जो व्यक्ति है, जो लैंडलॉर्ड है, वो या तो आर्म्ड फोर्सेस या पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई मेंबर है, तो उसकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है, जब मान लीजिए वो एक जिस भी डेट पर रिटायर होने वाला है उससे 1 साल पहले या 1 साल बाद अगर पिटीशन फाइल कर देता है, उसके रिटायरमेंट के 1 साल पहले या 1 साल बाद पिटीशन फाइल कर देता है, तो बिल्कुल वो इंटाइटल्ड है इमीडिएट पोजेशन के लिए कि भाई अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, मुझे प्रेमाइसिस रहने के लिए चाहिए। या अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है या कोई लोकल बॉडी के एम्प्लॉई हो, ठीक है, अगेन आपका रिटायरमेंट का टाइम आने वाला है, तो 1 साल पहले ही आपने पिटीशन फाइल कर दी रेंट ट्रिब्यूनल के सामने कि मुझे इस टाइम पर घर चाहिए रहेगा, इमीडिएट पोजीशन मुझे प्रोवाइड किया जाए, मेरा रिटायरमेंट होने वाला है। या रिटायरमेंट के 1 साल बाद भी अगर आप ये करते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कोई सीनियर सिटीजन है, मान लीजिए सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन हमने डेफिनेशन क्लॉज पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें लिखा था सीनियर सिटीजन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसने 65 साल 65 ईयर ऑफ एज जो है अटेन कर लिए। तो 65 ईयर्स अगर आपने अटेन कर लिया है किसी व्यक्ति ने, तो वो भी एंटाइटल्ड, यानी सीनियर सिटीजन को परेशान नहीं करना है हमको, इसलिए वो भी एंटाइटल्ड है इमीडिएट पोजेशन के लिए। लेकिन कंडीशन क्या है, मान लीजिए आप 64 ईयर्स के थे जब आपने रेंट पे दिया था प्रीमाइसेस, तो कम से कम 3 साल जब तक नहीं हो जाता तब तक सामने वाले को नहीं निकालेंगे। भाई 64 ईयर्स पे आपको पता था ना कि अब आप 65 साल के होने वाले हो, राइट, तो हमको दोनों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है यहाँ पर। तो 64 के बाद 67 पर ही आपको जो है आप ये पिटीशन इमीडिएट पोजेशन की जो है पिटीशन फाइल कर सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी सीनियर सिटीजन इमीडिएट पोजीशन के लिए एंटाइटल्ड है, बट प्रेमाइसेस लेट आउट करने के बाद 3 साल निकल जाने चाहिए, तभी एंटाइटल्ड है। फर्स्ट क्लॉज में हमने क्या पढ़ा कि लैंडलॉर्ड कब एंटाइटल्ड है। सेकेंड में हम पढ़ेंगे अगर मान लीजिए अगेन जो लैंडलॉर्ड है वो आर्म फोर्सेस का या पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई मेंबर था और उसकी जो डेथ है वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, जब वो अपना ये काम कर रहा था, व्हेन ही वाज वर्किंग एज अ आर्म फोर्सेस मेंबर या पैरामिलिट्री फोर्सेस मेंबर, उस टाइम उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो उस पर जो डिपेंडेंट एलआर है, मतलब ये जो लैंडलॉर्ड था, अगर उस पर कोई व्यक्ति जो उस पर निर्भर था, ठीक है, उसका डिपेंडेंट लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो रेंट ट्रिब्यूनल के सामने जो है पिटीशन फाइल कर सकता है कि भाई मुझे अकोमोडेशन चाहिए, मतलब वो जो प्रेमाइसेस है वो चाहिए अब रहने के लिए। कब करेगा वो पिटीशन फाइल, जब भी उसकी डेथ हो जाए उसके 1 साल के अंदर अंदर, जो व्यक्ति है जो लैंडलॉर्ड है ना, उसकी डेथ के 1 साल के अंदर अंदर पिटीशन फाइल की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट पर्सन कौन कर सकता है, लैंडलॉर्ड की विडो कर सकती है अगेन, ठीक है। लैंडलॉर्ड की जो विडो है वो भी सेम सिचुएशन, उसकी हस्बैंड की डेथ के 1 साल के अंदर अंदर रिकवरी और इमीडिएट पोजेशन के लिए जो है पिटीशन फाइल कर सकती है। सेम ध्यान रखना, दोनों में 1-1 साल दिया है, यानी लैंडलॉर्ड के अलावा लैंडलॉर्ड भी हमने देखा था 1 साल का ड्यूरेशन दिया था, रिटायरमेंट से 1 साल पहले 1 साल बाद पिटीशन फाइल करनी है। बाकी लोगों को भी 1 साल का टाइम दिया है, डेथ के 1 साल के बाद कर लो, कोई अलग से ड्यूरेशन नहीं है, कुछ इसमें अतरंगी बिल्कुल भी नहीं है। अब क्लॉज 2 थोड़ी डिफरेंट बात कर रहा है। मान लीजिए भाई थोड़े से अमीर हैं लैंडलॉर्ड साहब, बहुत सारी प्रीमाइसेस हैं, है ना, तो अगर आपको इमीडिएट पोजेशन चाहिए तो इमीडिएट पोजेशन का जो प्रोविजन है वो एक ही प्रीमाइसेस पे लगेगा। आपको 4-5 प्रीमाइसेस हैं, आपने सभी रेंट पे लगा रखे हैं, सबका इमीडिएट पोजेशन या 2 या 3 का इमीडिएट पोजेशन डिमांड नहीं कर सकते हो आप, सिर्फ एक ही प्रेमाइसेस को रिकवर करने के लिए आप डिमांड कर सकते हो। ये जितने भी ऊपर आपने लोग पढ़े हैं ना, वो किसका रिकवरी मांगेंगे, सिर्फ एक प्रेमाइसेस का मांगेंगे, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 प्रेमाइसेस ओनली। जो लैंडलॉर्ड को चूज कर सकता है कि भाई मुझे ये वाला जो प्रेमाइस है इसका रिकवरी चाहिए, ठीक है, और तब चाहिए जब ऑलरेडी पिटिशनर जो है वो उसी म्युनिसिपल एरिया में नहीं रहता हो जहां का वो प्रेमाइस की रिकवरी डिमांड कर रहा है। ऑलरेडी अगर वहां रह रहा है तो नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए जो थर्ड क्लॉज है, लैंडलॉर्ड है, उसको कोई मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, तो पैर वैर टूट गया है, चलने करने में कोई इशू आ रहा है ना, और ग्राउंड फ्लोर जो है वो रेंट पे दिया होता है, वो एक्चुअली ऊपर के फ्लोर पे रह रहा है,
तो वो क्या है, एक पिटीशन फाइल करेगा और बोलेगा कि भाई वो अपना मेडिकल बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट का जो है सर्टिफिकेट दिखाएगा कि मुझे एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है, मुझे ग्राउंड फ्लोर की आवश्यकता है, मुझे ग्राउंड फ्लोर दे दिया जाए, मैं इस व्यक्ति को, इस टेनेंट को ऊपर के फ्लोर पे शिफ्ट कर दूंगा, मेरे लिए स्टेयर केस चलना पॉसिबल नहीं, ही इज अनेबल टू यूज द स्टेयर केसेस, और उसको ग्राउंड फ्लोर की जरूरत है खुद के रहने के लिए बेसिकली, तो बिल्कुल उसको इमीडिएट पोजीशन मिल सकता है, वो देखेगा करेगा सारी चीजें। बट प्रोविजन यहाँ दी है, इस प्रोविजन को सुनना बहुत ध्यान से। अगर टेनेंट तैयार हो जाता है कि ठीक है भाई सब कुछ ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए तैयार है कि भाई नीचे मैं आप शिफ्ट हो जाओ, मैं ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा, तो ये ध्यान रखना है कि अगर टेनेंट को आपने 1 BHK दिया हुआ था ऊपर, या 2 BHK ऊपर दिया हुआ था, नीचे वाले फ्लोर पर आपने जो टेनेंट है उसको 2 BHK दिया था, तो ऊपर भी आपको 2 BHK ही देना पड़ेगा, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में ही एक्सचेंज होगा। ये नहीं कि सामने वाला व्यक्ति नीचे 2 BHK पे रह रहा था, ऊपर आपने 1 BHK दे दिया, इस बात का ध्यान रखना है। द नेक्स्ट इज मूविंग अहेड। अगेन अगर आपने इस ग्राउंड पर लिया तो 3 साल तक के लिए आप किसी और को नहीं दे सकते। तो 3 साल का ध्यान रखना कि 3 साल का पीरियड आपको हर जगह देखने को मिलेगा। किस चीज के लिए? कि अगर आपने रिकवरी करी है तो 3 साल तक आप किसी और को नहीं दोगे। अगर दोगे तो टेनेंट एंटाइटल हो जाएगा वापस से लेने के लिए। अच्छा, यहां पर का एक्सप्लेनेशन अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंडलॉर्ड की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि लैंडलॉर्ड कौन होता है? कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उस प्रीमाइसेस का ओनर हो। लैंडलॉर्ड वो व्यक्ति होता है जो एंटाइटल्ड है लैंडलॉर्ड के एक्चुअल ओनर के बिहाफ में उस प्रीमाइसेस का रेंट कलेक्ट करने के लिए। अगर मैं कहीं बाहर रहती हूँ, मैंने अपना प्रीमाइसेस XYZ जगह पे किराए पे लगा रखा और एक पर्सन को बोल रखा है कि भाई तुम मुझसे रेंट टाइमली कनेक्ट करते रहना, बिल्कुल कलेक्ट करते रहना, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति रेंट कलेक्ट कर रहा है ना मेरे बिहाफ पे, वो भी लैंडलॉर्ड माना जाएगा। ये हमने पढ़ा था, बट यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्लियरली बोल दिया, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वो व्यक्ति लैंडलॉर्ड नहीं माना जाएगा, ओनर ही लैंडलॉर्ड माना जाएगा। यानी एक्चुअल जो ओनर है प्रेमाइसेस का, वो ही इमीडिएट पोजेशन के लिए एंटाइटल्ड है। इस बात का ध्यान रखें आप सभी। तो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 3। चैप्टर 4 हमने जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसमें कवर करेंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सब मैंने यहाँ आप लोगों को कवर करवा दिया है, ठीक है। अब आप लोग को कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड, बिल्कुल पूछिए मुझसे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में जो है आपके डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। बस ये जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो सब मैंने यहाँ आप लोगों का कवर करवा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एट दी एंड कुछ चीजें जो आप लोगों को रिमाइंड करवाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये हमारी एंटायर टीम है इंदौर जुडिशियल एकेडमी की, विच इज अ वेंचर बाय देवी अहिल्या एकेडमी। ये आपको कंप्लीट फ्री क्रैश कोर्स करवाने वाली है राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशन का। अगर आपको हमारे यहाँ का फुल लेंथ बैचेस या कुछ भी ज्वाइन करना है तो उसके लिए नंबर दिया गया है 9009908087। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, कुछ भी आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर फ्री टू ज्वाइन एवरीथिंग, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आपको ये सारी मेरा पूरा लेक्चर पसंद आया है, आपको लगा है कि इट वाज अ वेरी वेरी यूजफुल, तो थोड़ा सा आप मेहनत कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले पार्ट्स की भी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल जाए। लाइक करना ना भूलें क्योंकि इससे भी हमको एनकरेजमेंट मिलता है। कमेंट जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा है या कुछ खराब लगा है, या जो भी आपको डाउट्स हैं वो बिल्कुल पूछें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, भाई उनका भी भला करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।